रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज जाफर अवान। और आज जो है हम लोगों का एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। 2011 प्राइवेट है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारी लाइव क्लासेस चल रही थी और उस लाइव क्लासेस के अंदर हम लोगों ने काफी सारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए। तो अब ऑल बेसिक भी सारी की सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब बेस समझ लीजिए कि अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का एंड चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा कि और भी आप लोगों को सॉल्व करवा दूं, ताकि जो चीजें रह गई हों तो वो आप लोगों की कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। 2011 प्राइवेट है और लेक्चर नंबर हम लोग 9 नहीं 10 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तकरीबन। वैसे तो 10 से ज्यादा रिकॉर्ड किए हमने ए बी पार्ट करके। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 जो है उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि the comparative balance sheet of Zubair Limited for the 2 years are produced below। अब वो आपको कोई जुबैर लिमिटेड है उसकी आपको इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, कंपनी का नाम आपको उन्होंने बता दिया। अब दिसंबर 31 2011 और दिसंबर 31 2010 2 साल की आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। एक 2011 की और एक 2010 की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2011 होगा वो हमारे लिए बेसिकली क्या होगा, एंडिंग होगा। और जो 2010 होगा वो हमारे लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब डेबिट बैलेंसेस में आपको कैश का बैलेंस बता रहे हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का बैलेंस बता रहे हैं, प्रीपेड रेंट बता रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल बता रहे हैं और प्लांट एसेट बता रहे हैं। प्लांट एसेट यानी कि फिक्स एसेट। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको सारे के सारे करंट एसेट दिए हुए थे, सिवाय एक एसेट के। प्लांट जो है वो आपका क्या है, फिक्स एसेट है। फिर उसके बाद जो है अगर आप देखो कैश का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो 2010 का बैलेंस है वो है 1,05,000, जो कि इंक्रीज होकर कितना हो गया, 87,500। तो कैश बैलेंस हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 1,05,000 से 87,500 पर आ रहा है, यानी कि वो हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर भी नेगेटिव आएगा, डिक्रीज में आएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी 1,75,000 से 1,62,500 ये भी डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा अकाउंट प्रीपेड रेंट जो है वो आपका वो भी डिक्रीज हो रहा है, 45,000 से 40,000 पे आ रहा है। अकाउंट रिसीवेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, 1,60,000 से 1,75,000 पे जा रहा है। वो प्लांट एसेट्स आपके 4,15,000 से 4,40,000 पे जा रहे हैं, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। आगे क्रेडिट बैलेंसेस में आपको बता रहे हैं शेयर कैपिटल आपका 5,70,000 से 6,05,000 पे आया, यानी कि ये भी इंक्रीज हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 1,00,000 से 90,000 पे आपका अकाउंट्स पेबल गया, लाइबिलिटी गई है, लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है। इसका मतलब आपने लाइबिलिटी की पेमेंट की है। डिवेंचर्स पेबल आपके 1,75,000 से 90,000 पे गए, यानी कि आपके डिवेंचर्स पेबल भी डिक्रीज हुए, यानी कि आपने डिवेंचर्स की भी पेमेंट की है, रिडम्पशन हुई है। मतलब अच्छा, डिवेंचर्स की जब पेमेंट हो रही होती है ना, यानी देखो इसमें बच्चे ना लिखने में थोड़ा सा मसला करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर, जब आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा ना तो आप उसको अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करते हो, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ। तो जब आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है उसको आप ऐड करते हो, लेकिन किस नाम से ऐड करते हो, इशू ऑफ शेयर्स के नाम से ऐड करते हो। किस नाम से ऐड करते हो, इशू ऑफ शेयर्स। किस नाम से ऐड करते हो, इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब जो आपकी डिबेंचर्स पेबल की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगी। अब अगर आपकी डिबेंचर्स पेबल की लायबिलिटी कम हो रही है, यानी कि आपने डिबेंचर्स की पेमेंट की है, तो फिर आप इसको लेस तो करते हो, लेकिन किस नाम से लेस करते हो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से, यानी कि अगर आपके डिबेंचर्स की लायबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब आप डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हो। और जब डिबेंचर्स की पेमेंट करते हैं तो उसके लिए एक अकाउंटिंग के अंदर वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं रिडम्पशन का। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से आप लिखोगे और उसको लेस करोगे। और सेम इसी तरह अगर आपकी डिबेंचर्स की लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐड करोगे, लेकिन किस नाम से ऐड करोगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स के। शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है तो इशू ऑफ शेयर्स आएगा।
डिबेंचर पेएबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो फिर किस काम से आएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। और डिबेंचर पे शेयर कैपिटल कम नहीं होता, डिबेंचर पेएबल अगर आपका कम हो रहा है तो फिर उसको आप लिखोगे डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी मैं आप लोगों को लिख के भी दिखाऊं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे रिटेन अर्निंग का बैलेंस बताया जा रहा है 1,05,000 से 1,20,000 पे। फिर उसके बाद जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं आपको इस साल की जो नेट इनकम है वो है 90,000। नेट इनकम पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने 75,000 से। अच्छा, अब इसको करवाने का मकसद ये था, इसमें सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछी जा रही, वर्किंग कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है। आप जरा देखो, वर्किंग कैपिटल फॉर द फोर्थ ईयर, वर्किंग कैपिटल भी आपसे पूछा जा रहा है। तो इस वर्किंग कैपिटल को करवाना था, इस वजह से एक दफा वैसे मैंने एक क्वेश्चन के अंदर अपना वर्किंग कैपिटल आप लोगों को करवा के दिखाया हुआ, लेकिन आज दोबारा से बता देते हैं कि वर्किंग कैपिटल दोनों सालों का निकालना आपको कैसे निकलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हेडिंग आएगी आपकी वर्किंग कैपिटल की। सबसे पहले आप हेडिंग दे दोगे वर्किंग कैपिटल। ये आपने वर्किंग कैपिटल की हेडिंग दी थी। पहली रिक्वायरमेंट से आप वो आपसे पूछे वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के अंदर आप लोग क्या करोगे, कुछ कॉलम बना लोगे। 2 सालों के पूछेगा उसने, तो कॉलम बना लोगे। कैसे कॉलम बनेंगे देखो। ये मैंने कुछ कॉलम बना लिए। अब कॉलम बनाने के बाद आप पहले कॉलम को नाम दे दोगे डिस्क्रिप्शन का। तो उसके बाद आप 2 सालों की उन्होंने आपसे पूछी थी, 2011 की और 2010 की, तो 2011 में लिख दिया यहाँ पर और 2010 में लिख दिया। अब वर्किंग कैपिटल में हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले आते हैं आपके करंट एसेट्स। तो आप अपने करंट एसेट्स का टोटल लिखोगे। करंट एसेट बहुत आसान है, हमने रेशियो एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा है ये। वर्किंग कैपिटल निकालना कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप क्या करते थे, माइनस करते थे। तो अब मैं सबसे पहले लिखूंगा करंट एसेट्स। अब मेरे पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं 2011 और 2010 के, वो मैं लिख दूंगा। जैसे कि हमारे पास करंट एसेट्स में कैश है, उसके अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, प्रीपेड रेंट है और अकाउंट रिसीवेबल। तो हमें ये सारे बैलेंसेस इनके जो 2011 के वो 2011 में लिख दूंगा और जो 2012 10 के वो 2010 में लिख दूंगा। तो कैश लिखूंगा। कैश 2011 में हमारे पास कितना है, 87,500, 1,05,000। कैश के बाद में लिखूंगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब मर्चेंडाइज मैंने लिखनी है 1,62,500 और 1,75,000, यानी कि 1,60,000 एंड 1,75,000। फिर उसके बाद जो है प्रीपेड रेंट लिखूंगा 40,000 और 45,000। ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल लिखूंगा 175,000 एंड 160,000। ये सारे बैलेंसेस हमें क्वेश्चन में दिए गए। तो अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया 175,000 और 1,60,000।
फिर ये हमारे पास, अब इन सब का कर लूंगा टोटल। ये टोटल करंट एसेट्स कितने हैं 2011 के और 2010 के। तो अब अगर इसका टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास आया हुआ है 4,65,000 2011 का, और 4,85,000 2010 का। तो ये हमने एसेट्स का टोटल कर लिया, टोटल करंट एसेट्स आ गई है। टोटल करंट एसेट्स में से बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी करंट लायबिलिटीज है उसको माइनस कर देंगे। अब करंट लायबिलिटी में आपके पास एक ही लायबिलिटी है, और वो कौन सी लायबिलिटी है, वो आपके पास लायबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पेएबल। तो फिर आप सिर्फ लेस कर दोगे अकाउंट्स पेएबल को, लेस अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट पेएबल जो है वो 90,000 था और 1,25,000। तो 90,000 और 7,00,000 1,25,000, 1,00,000 माइनस कर दो। 90,000 है और 1,00,000 है, 1,25,000। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई हुई है मेरे ख्याल में, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। ऑथर ने सही नहीं लिखा है, टाइपिंग एरर है। ये आपका जो अच्छा डिबेंचर पेपर 1,00,000 सही लिखा हुआ, सही लिखा हुआ। 90,000 और 1,00,000, मैं वो डिबेंचर टेबल की तरफ जा रहा था। अकाउंट टेबल सही है 1,00,000 और 90,000। तो 90,000 और 1,00,000। तो ये मैं माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। लैख 65,000 में से अगर आप 90,000 माइनस करोगे 3,75,000 आएगा, और 3,85,000। ये बेटा हमारे वर्किंग कैपिटल आ गया 2011 और 2010 का। सिंपल आप एसेट्स में से, वो भी कौन से एसेट्स, करंट एसेट, करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हो तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, वर्किंग कैपिटल निकाल लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट रिक्वायर्ड को आपसे क्या कह रहे थे, नेक्स्ट रिक्वायर्ड को आपसे कह रहे थे ई में प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हम बनाते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी नेट इनकम की। तो लगे हाथ तो वो भी कर लेते हैं, या अगर दी हुई है क्वेश्चन, बल्कि दी हुई है क्वेश्चन में, बड़ी मजे की बात, नेट इनकम आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अब हमें जो है वो नेट इनकम की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वरना आप कैलकुलेशन क्या करते थे। तो डायरेक्ट हेडिंग दे देंगे हम। कंपनी का नाम हमारे पास क्या था, जुबैर लिमिटेड। जुबैर लिमिटेड हेडिंग आ जाएगी आपके पास। तो उसके बाद आप लिखेंगे कैश, उसके बाद आप लिखेंगे फॉर नंबर 31 2011, 2011 के लिए लाइफ स्टेटमेंट बना। अच्छा, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेसिकली ये इनडायरेक्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं।
इनडायरेक्ट मेथड अगर जाओ तो लिख दो में आपके जो एडीसी और बीकॉम के जो सिलेबस में है वो इनडायरेक्ट मेथड है। जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं या आईसी में वगैरह के वो डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज करते हैं। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग से आप लोग, मैं दोनों करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ इनडायरेक्ट भी करता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपनी नेट इनकम लिखेंगे। और नेट इनकम इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी 90,000। 90,000 हमने नेट इनकम दी थी। इसके बाद मैं हेडिंग दे दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम लोग लेंगे यहाँ पर आपके पास जो है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अच्छा, नॉन कैश एक्सपेंसेस लिखते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन होता है, बैड डेट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ना डेप्रिसिएशन है, ना बैड डेट्स है, ना लॉस और गेन हो रहा है। तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की तरफ। तो करंट एसेट्स में कैश को शो कर, बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो लिखेंगे। तो हमारे पास करंट एसेट्स में सबसे पहले जो एसेट आ रहा है वो है मर्केंटाइज इन्वेंटरी। 1,70,000 हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड मर्चेंडाइज इन्वेंटरी या इन्वेंटरी डिक्रीज इन इन्वेंटरी। कितने डिक्रीज हो रही है इन्वेंटरी, 12,500 से। तो मैंने 12,500 रुपये डिफरेंस सेव कर। उसके बाद जो है ऐड करेंगे हम इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो रहे हैं 5,000 से। ऐड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से, 12,500, 5,000 से, सॉरी। इसके अलावा जो है अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है 15,000 से, तो उसको लेस कर देंगे, लेस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। 15,000 से पूरा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसके अलावा जो है अकाउंट पेबल जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें 1,00,000 से 90,000 डिक्रीज हो रहा है, तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको भी लेस करवाते हैं, लेस डिक्रीज इन अकाउंट पेबल। 10,000 से आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लोगे आप लोग, आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। $12,500 प्लस 5,000 माइनस 15,000 और माइनस 10,000, तो 7,500 मेरे पास आ रहा है माइनस में। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक ही है हमारे पास, वो क्या है, प्लांट एसेट। तो अब मैं लिखूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लांट एसेट है और प्लांट एसेट बढ़ रहे हैं, यानी कि हमने परचेज की, तो उसको ऐड करोगे आप, परचेज ऑफ प्लांट एसेट।
वो एक ही अमाउंट है, कितने से परचेज किया है, कितने जगह लोगे आप, परचेज ऑफ प्लांट है, सॉरी ऐड नहीं लेस करेंगे। तो लेस करते तो अमाउंट आ रहा है 25,000 का, तो डायरेक्टली 25,000 आप माइनस करिए, क्योंकि एक ही था टोटल तो करनी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे पास जो है वो इशू ऑफ शेयर आएगा, वो ऐड होगा, ऐड ऑप्शन। और इशू ऑफ शेयर जो है वो हमारे पास 35,000 से ऐड होगा, डिफरेंस है शेयर कैपिटल का। फिर हम लेस करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। थर्टी फाइव थाउजेंड डिफरेंस दिया, 35,000 आया। उसके अलावा लेस करेंगे कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड नीचे आपको दिया हुआ था इन्होंने 75,000 से। तो इसका आंसर भी माइनस में आ जाएगा 75,000। और इसको आप लिख दोगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टोटल अगर आप करते हो कैसे होगी टोटल, नेट इनकम 90,000 की, उसमें से माइनस करोगे आप 90,000 की नेट इनकम, उसमें से माइनस करोगे 7,500, माइनस करोगे 25,000 और माइनस करोगे 20,000। तो आपके पास आंसर है 17,500 है, और वो माइनस में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन कैश। यही 17,500 हमारा ऊपर का भी डिफरेंस। तो आज बेटा आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ जो आज का क्वेश्चन करवाने का मकसद था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि वर्किंग कैपिटल किस तरीके से निकलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज के लिए तक काफी अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।